हाय एवरीवन, इस वीडियो में मैं कवर करूंगा न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म इन वन शॉट। तो न्यूक्लियोटाइड्स बेसिकली होते क्या हैं? न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप। न्यूक्लियोसाइड में बेसिकली जैसे साइड्स दो होती हैं, राइट और लेफ्ट, वैसे ही दो कंपोनेंट्स हैं जैसे नाइट्रोजनस बेस और शुगर। बस में फॉस्फेट ग्रुप भी ऐड हो जाए देन इसको न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे, और न्यूक्लियोटाइड ही डीएनए और आरएनए के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। अब पिरामिडीन्स और प्यूरीन्स में डिफरेंस के लिए ट्रिक है। प्यूरीन्स के लिए है प्योर प्योर A2 घी। जैसे घी के अलग अलग क्वालिटीज होती हैं, A1 A2, वैसे A2। तो P से प्यूरीन है, A फॉर एडेनिन इसका कंपोनेंट, और सेकंड कंपोनेंट इसका ग्वानिन। और 2 क्या सिंबलाइज कर रहा है कि दो रिंग्स होती हैं बेसिकली, चाहे एडेनिन हो ग्वानिन हो, दोनों में दो रिंग्स प्रेजेंट होंगी। अब पिरामिडीन को ऐसे याद रखेंगे कि दो में से एक रिंग अगर मैंने कट कर दी तो मतलब साइटोसिन आता है पिरामिडीन्स में, यूरासिल आता है एंड थायमीन आता है। यूरासिल तो आरएनए का कंपोनेंट होता है, वेराज जो थायमीन है वो डीएनए में प्रेजेंट है। बाकी एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन ये सब सेम है। अब प्यूरीन का सिंथेसिस कहाँ होता है? हेपेटोसाइट्स जो है ना, उनके साइटोप्लाज्म में प्यूरीन बनता है। और सबसे पहले जो न्यूक्लियोटाइड बनता है वो आईएमपी होता है। तो है ये इनोसिन मोनोफॉस्फेट, मतलब एक ही फॉस्फेट। तो ये सबसे बेसिक है, सबसे पहले बन रहा है। और प्यूरीन की रिंग एग्जैक्टली बनती कहाँ है? जो दो रिंग्स हैं उसमें से रिंग बेसिकली बन कहाँ रही है? पीआरपीपी पर। ठीक है, द रिंग इज फॉर्म्ड ऑन पीआरपीपी। और एंजाइम का नाम भी सिमिलर ऐसे ही हो जाएगा, ग्लूटामीन पीआरपीपी अमाइडो ट्रांसफरेज टाइप के है, अमाइनो है और अमाइड कंपोनेंट है इसका, और पीआरपीपी ग्लूटामाइन पूरा ये नाम है एंजाइम का। और ये आरएलई है, रेट लिमिटिंग एंजाइम है, इस पे पूरे रिएक्शन की स्पीड डिपेंड करेगी। अब ये जो प्यूरीन का सिंथेसिस होता है, इसमें क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है, पूरा ये जो स्ट्रक्चर होता है वो हमें याद रखने की जरूरत नहीं। सिर्फ इसमें से कौन कौन से कार्बन एटम को, कौन से नाइट्रोजन एटम को डोनेट कर रहा है वो याद रखना है। तो ग्लाइसिन सिंपलेस्ट होता है ना ये अमाइनो एसिड। ग्लाइसिन में कितने लेटर्स आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो नाइट्रोजन नंबर 7 वो ग्लाइसिन लिखा हुआ है वहां पर, ग्लाइसिन से आ रहा है। ठीक है, कार्बन नंबर में याद रखें तो 4 और 5। जो एस्पार्टेट है, ए इज द फर्स्ट लेटर, तो नाइट्रोजन नंबर 1। ग्लूटामीन कितने लेटर्स आ रहे हैं इसमें? 9, तो नाइट्रोजन नंबर 9। और 9 किसका मल्टीपल है? 3 का, तो नाइट्रोजन नंबर 3 भी याद रखेंगे इसी से। अब CO2 कौन सा कर रहे हैं? C6। हम बहुत जगह कार्बन के साथ 6 नंबर एसोसिएट करते हैं, जैसे C6H12, वो 6 कितना कॉमन है, तो उसी से हमें C6 याद रहेगा CO2 से। जो N10 फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट है। अब टेट्राहाइड्रोफोलेट किसको कहते हैं, कौन से विटामिन वाली वीडियो में मैंने बताया था ऑलरेडी, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। ठीक है, तो ये 10 आ रहे हैं यहाँ पे, N10 फॉर्माइल नाम में 10 है, तो 8 + 2 कितना होता है? 10। तो 8 और 2 को इंडिविजुअली हम याद रखेंगे यहाँ से, C2 और C8 N10 फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट से आ रहा है। अभी जो प्यूरीन का सिंथेसिस है, इसमें पीआरपीपी का एक्टिवेशन होता है। फुल फॉर्म इसकी क्या होती है? फॉस्फो राइबोजाइल पायरोफॉस्फेट। और ये जो फॉस्फेट का मॉलिक्यूल है, हमने बताया कि नाइट्रोजनस बेस शुगर और साथ में फॉस्फेट का ग्रुप होता है। तो ये फॉस्फेट कहाँ से आ रहा है? फॉस्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट से। अब इसी से प्यूरीन्स का फॉर्मेशन होगा, प्यूरीन सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है फॉस्फेट, तो पीआरपीपी है। अब कौन कौन सी चीजें ये प्यूरीन के बनने के प्रोसेस को प्रमोट करती हैं और कौन कौन सी चीजें इनहिबिट करती हैं, वो पता होना चाहिए। तो इनहिबिटर्स ऑफ प्यूरीन सिंथेसिस, वैसे आईएमपी तो हमने देखा कि ये फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है जो बन रहा है। अगर ये न्यूक्लियोटाइड खुद बन रहा है तो ये इनहिबिट कैसे कर रहा है? तो यहाँ पर आ जाता है जो फिजियो में नेगेटिव इनहिबिशन का कॉन्सेप्ट।
तो एग्जैक्टली हो क्या रहा है, जो आईएमपी बना है ये खुद रेगुलेट भी कर पाता है कि कितना डीएनए आरएनए बनना है। एक्सेस थोड़ा ना बनवा देंगे हम, इसलिए रेगुलेशन में आईएमपी का रोल है। वैसे इनहिबिटर्स तो एग्जैक्टली एएमपी और जीएमपी हैं। ये किसको एग्जैक्टली रेगुलेट कर रहे हैं, जो एंजाइम मैंने बताई थी अमाइडो ट्रांसफरेज वाली, पीआरपीपी, ग्लूटामाइन पीआरपीपी अमाइडो ट्रांसफरेज, इसको कंट्रोल करते हैं एएमपी और जीएमपी, और प्रिवेंट करते हैं कि एक्सेस में ना बन जाए डीएनए आरएनए और सेल की एनर्जी वगैरह वेस्ट ना हो। तो उसमें इनका रोल है, क्योंकि ये एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है काफी, क्योंकि प्यूरिन सिंथेसिस में अराउंड 6 एटीपीज लग जाते हैं। अब सैल्वेज पाथवे क्या होता है, एक प्रोसेस है बेसिकली जिसमें से पीआरपीपी को ही यूटिलाइज करके डीएनए और आरएनए बनवाए जा रहे हैं। सब कुछ स्क्रैच से पीआरपीपी नहीं बनवाते, जो एग्जिस्टिंग जैसे सेल कोई डैमेज हुआ, सेल डेथ वगैरह, एपोप्टोसिस हमें पता है, प्रोग्राम सेल डेथ वगैरह होती है ना, तो ऐसा कोई भी प्रोसेस हुआ जहां पर जब रिसाइकलिंग डीएनए आरएनए को हम वेस्ट नहीं होने देते, उसको रीयूज करवाते हैं सेव करने के लिए एनर्जी और ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए। तो एग्जैक्टली हम सब कुछ प्रोसेस पूरा प्यूरिन सिंथेसिस का स्क्रैच से स्टार्ट नहीं कर रहे, बल्कि डायरेक्टली पीआरपीपी को प्यूरिन सैल्वेज पाथवे में यूटिलाइज किया जा रहा है। वो कहाँ रहा है, सेल के साइटोप्लाज्म में। यहाँ पर जो एंजाइम रेट, जो की एंजाइम है मेनली, वो HGPRT है। ठीक है, इस एंजाइम का रोल होता है बेसिकली रिसाइकलिंग वाले प्रोसेस में। तो इससे अब क्या हो रहा है, रिसाइकलिंग से डी नोवो सिंथेसिस प्यूरिन का कम हो रहा है। मतलब डी नोवो होता है जो एग्जैक्टली बिल्कुल स्टार्टिंग से सिंथेसिस करते हैं, ये पीआरपीपी का कोई फॉर्मेशन वगैरह कुछ नहीं हुआ, स्टार्टिंग से सिंथेसिस की जगह हम क्या करवा रहे हैं, ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डीएनए आरएनए से पीआरपीपी डिराइव करके दोबारा से फिर अब सब कुछ नहीं करना पड़ेगा, इससे ही डायरेक्टली अब डीएनए आरएनए बन जाएगा। अब ये जो HGPRT मैंने एक इंपॉर्टेंट बताई इस रिएक्शन में एंजाइम, अगर इस एंजाइम में जेनेटिक डिफेक्ट हो या कुछ प्रॉब्लम हो, तो डेफिशिएंसी हो अगर इस एंजाइम की, तो क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट क्लिनिकल कंडीशन है लीश-नीहान सिंड्रोम। लीश-नीहान सिंड्रोम बेसिकली एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करें तो सेल्फ म्यूटिलेशन, मतलब खुद को ही डैमेज पहुंचाना, जैसे खुद के स्किन, नेल्स वगैरह ऐसे बाइट करने लग जाते हैं लोग, जो कि मेंटली रिटार्डेड एंड न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट भी है। इसमें ब्लड में यूरिक एसिड का ज्यादा अक्यूमुलेशन हो रहा है। एमिया मतलब इन ब्लड, हाइपर मतलब इंक्रीज, यहाँ पर यूरिक से यूरिक एसिड, एक्सेस यूरिक एसिड इज प्रेजेंट इन ब्लड। ठीक है, और हमें पता है कि यूरिक एसिड अगर अक्यूमुलेट हो जाए ज्यादा, यूरिक एसिड के अक्यूमुलेशन से गाउट कंडीशन कॉज हो सकती है। इट इज कॉज्ड बाय हाइपर यूरिसेमिया। तो बेसिकली प्यूरिन मेटाबॉलिज्म, जब प्यूरिन डिग्रेडेशन की बात कर रहे हैं हम, प्यूरिन जब डिग्रेड होते हैं, मेटाबोलाइज होते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म लिवर में होता है, तो एंड प्रोडक्ट इससे कुछ ना कुछ फॉर्म भी होता है। तो हम में क्या बनता है, डायरेक्टली यूरिक एसिड। यूरिक एसिड से एलेंटोइन वगैरह किसी चीज का प्रोडक्शन नहीं होता, एलोप्यूरिनॉल। ठीक है, ये डायरेक्टली यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म है, हम उसके आगे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो डिराइव नहीं कर सकते। तो यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म है हम ह्यूमंस, क्योंकि यूरिकेज एंजाइम हम में एब्सेंट है। कुछ ऑर्गेनिज्म जिनमें यूरिकेज एंजाइम है वो क्या कर पाते हैं, यूरिक एसिड से और भी फर्दर प्रोडक्ट्स बनवा पाते हैं। यूरिक एसिड का फॉर्मेशन एग्जैक्टली होता कैसे, ये मैंने एंजाइम्स वाली वीडियो में भी ऑलरेडी कवर किया है, सो लेट्स रिपीट दैट। जो हाइपोजेंथीन है वो जेंथीन में कन्वर्ट होगा एंड जेंथीन से फिर यूरिक एसिड बनेगा। इस प्रोसेस में हाइपोजेंथीन के जेंथीन से बनने के प्रोसेस में जेंथीन ऑक्सीडेज नाम की एंजाइम रिक्वायर्ड है। अभी जेंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम अगर इसको इनहिबिट कर दिया जाए तो मैं बोल सकता हूँ कि यूरिक एसिड का फॉर्मेशन भी कम होगा। तो इनहिबिट हो जाएगा यूरिक एसिड का फॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि यूरिक एसिड हमें पता है गाउट करवा देता है। तो गाउट प्राइमरी कॉज ऑफ गाउट, प्राइमरी जो गाउट होता है बेसिकली यूरिक एसिड के ही अक्यूमुलेशन से, डायरेक्ट अक्यूमुलेशन से होता है। उसको ट्रीट करने के लिए एलोप्यूरिनॉल दिया जाता है, और एलोप्यूरिनॉल एग्जैक्टली यही कर रहा है कि जो ये वाली एंजाइम थी जेंथीन ऑक्सीडेज, उसको इसने इनहिबिट कर दिया ताकि एक्सेस यूरिक एसिड ब्लड में ना हो और वो फिर अक्यूमुलेट भी ना हो। अभी जो जेंथीन ऑक्सीडेज की डेफिशिएंसी है अगर किसी इंडिविजुअल में,
तो ज़ैंथीन्यूरिया कॉज हो जाता है। दैट इज प्रेजेंस ऑफ ज़ैंथीन इन यूरिन। क्यों है ये? क्योंकि ज़ैंथीन ऑक्सीडेज अगर डेफिशिएंट है तो उस वजह से एक्यूमुलेशन हो जाएगा ज़ैंथीन का, या क्योंकि और वो फर्दर यूरिक एसिड में कन्वर्ट नहीं है, तो ज़ैंथीन ही एक्यूमुलेट हो रहा है, एक्सेस है तो वो यूरिन में भी आ जाता है। ज़ैंथीन्यूरिया की वजह से स्टोन्स भी फॉर्म हो जाएंगे, क्योंकि ज़ैंथीन के स्टोन्स अगर बनेंगे तो उससे प्रॉब्लम होगी। क्या इस ज़ैंथीन्यूरिया से गाउट भी होगा? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि ज़ैंथीन है अभी, तो यूरिक एसिड का तो फॉर्मेशन इसके बाद होता है बाय द एक्शन ऑफ ज़ैंथीन ऑक्सीडेज। मतलब ज़ैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम होगी तभी तो यूरिक एसिड बनेगा, कि ज़ैंथीन ऑक्सीडेज ज़ैंथीन पैक करके यूरिक एसिड बनवाती है। तो यूरिक एसिड तो अभी बना ही नहीं है, तो गाउट कहाँ से होगा? गाउट तो यूरिक एसिड के अक्यूमुलेशन से होता है। तो हाइपर यूरिसीमिया हो जाता है उसमें, तभी तो यूरिक एसिड इकट्ठा हो रहा है। क्यों होता है? क्योंकि इससे पीआरपीपी सिंथेटेज का भी अगर इंक्रीज लेवल है तो उससे भी हाइपर यूरिसीमिया हो सकता है। ठीक है, पीआरपीपी एंजाइम मैंने बताया था कितनी इंपॉर्टेंट है। पीआरपीपी का ही यूज होता है सैल्वेज पाथवे में। सो नेक्स्ट, पिरामिडीन सिंथेसिस। पिरामिडीन्स कहाँ बन रहे हैं? साइटोप्लाज्म में। तो सबसे पहले कौन सा न्यूक्लियोटाइड बनता है वो हमें पता होना चाहिए, दैट इज यूएमपी। ठीक है, ये जो यूएमपी है इसकी फुल फॉर्म होती है यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। तो सबसे पहले यही वो पिरामिडीन है, यही वो जो पिरामिडीन का न्यूक्लियोटाइड है ये बनता है सबसे पहले। ठीक है, पिरामिडीन की पहले रिंग बनेगी, देन वो रिंग का सिंथेसिस होगा, फिर अटैचमेंट होगा पीआरपीपी पे। मैंने लास्ट में भी बताया है कि पीआरपीपी से प्यूरिन सिंथेसिस भी हो रहा है, और पीआरपीपी से अब मैंने क्या कहा कि पिरामिडीन का भी सिंथेसिस हो रहा है। पीआरपीपी जो बना उस पे अटैच हो जाएगा, बेसिकली पिरामिडीन की जो रिंग बनी वो पीआरपीपी पे लग जाएगी। अब यहाँ पे रेट लिमिटिंग एंजाइम कौन सी होती है ये भी याद रखना है, कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज, CPS2। तो पिरामिडीन का जो सिंथेसिस है उसमें किस किस की रिक्वायरमेंट है? एस्पार्टेट, ग्लूटामाइन, CO2, ATP। ठीक है, एस्पार्टेट पिरामिडीन सिंथेसिस के पिरामिडीन के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है बेसिकली। और पिरामिडीन सिंथेसिस के प्रोसेस में कितने ATP चाहिए होते हैं? 2 ATPs। अब ये जो PRPP है वो क्या कर रहा है? बेसिकली इस एंजाइम का एक्टिवेशन कर रहा है। पीआरपीपी पे रिंग भी अटैच हो रही है, और फिर पीआरपीपी क्या कर रहा है? एंजाइम का एक्टिवेशन। अब एनर्जी भी इसी प्रोसेस में रिक्वायर्ड थी, तो एटीपी भी इस एंजाइम को एक्टिवेट करने में रिक्वायर्ड है। अब इनहिबिटर क्या है CSP2 का, जो सॉरी CPS2 का? CPS2 जो एंजाइम है उसे इनहिबिट कौन कर रहा है? UTP, यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट इसकी फुल फॉर्म है, और ये CPS2 को कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करता है बेसिकली। ठीक है, फीडबैक मैकेनिज्म वाला एक्टिवेशन होगा। अब पिरामिडीन का सिंथेसिस भी देख लिया, तो प्यूरिन की तरह पिरामिडीन का भी डिग्रेडेशन देखेंगे। अब पिरामिडीन्स का डिग्रेडेशन किस में हो जाता है? मतलब डिग्रेड हो गए क्या क्या फॉर्म करेंगे? बीटा एलेनिन और बीटा अमाइनो आइसो ब्यूटारेट। तो ये जो एंड प्रोडक्ट्स बने बीटा एलेनिन और बीटा अमाइनो आइसो ब्यूटारेट, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, इनके बारे में ये फैक्ट पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर डिग्रेडेशन के लिए कौन सी एंजाइम रिक्वायर्ड है जो डिग्रेडेशन करेगी? बेसिकली दैट इज डाईहाइड्रोपिरामिडीन। पिरामिडीन का करेगी डिग्रेडेशन, तो नाम में भी पिरामिडीन आ गया। डाईहाइड्रो, 2 हाइड्रो इसके पास ग्रुप है, और डीहाइड्रोजनेज। डीहाइड्रोजनेज जो कैटेगरी होती है जो एंजाइम्स की अलग अलग, उस डीहाइड्रोजनेज क्लास को ये बिलोंग करने वाली एंजाइम है जो कि डिग्रेडेटिव है इन नेचर। इसको DPDB बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में इस एंजाइम का। और ये एंजाइम की अगर डेफिशिएंसी हो गई तो क्या कॉज होगा? 5-FU टॉक्सिसिटी। ठीक है, एक कंडीशन होती है जिसकी वजह से GIT में प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, और
WBC का नंबर भी डिक्रीज कर जाता है और भी काफ़ी सारी कार्डियक न्यूरोलॉजिकल ऐसी प्रॉब्लम्स टॉक्सिसिटी की वजह से देखने को मिलती हैं, क्योंकि ये फिर पिरामिडीन अगर डिग्रेड नहीं होंगे तो उससे काफ़ी दिक्कत आएगी और टॉक्सिसिटी कॉज हो जाएगी ड्यू टू द डेफिशिएंसी। इट इज कॉजिंग 5-fluorouracil टॉक्सिसिटी, 5-FU टॉक्सिसिटी। अब ऑरोटिक एसिड्यूरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें किसकी डेफिशिएंसी होती है? यूएमपी सिंथेज एंजाइम है। यूएमपी सिंथेज एंजाइम डेफिशिएंट होती है तो ऑरोटिक एसिड्यूरिया हो जाता है, मतलब यूरिन में ऑरोटिक एसिड आ रहा है। यूरिन में ऐसी कंडीशन जिसमें ऑरोटिक एसिड आ जाए तो वो ऑरोटिक एसिड्यूरिया है, कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ यूएमपी सिंथेज एंजाइम। तो यूएमपी सिंथेज एंजाइम की वजह से प्रॉब्लम है, तो इसकी ट्रिक भी है यूएमपी। तो यूएमपी से ही याद रखेंगे हम ऑरोटिक एसिड्यूरिया को, क्योंकि ये यूएमपी सिंथेज एंजाइम में भी नाम है। तो यूज फॉर इसके ट्रीटमेंट के लिए यूरिडीन देंगे। जो कंडीशन है यूरिक एसिड, जब ऑरोटिक एसिड आ रहा है यूरिन में, तो ट्रीट कैसे करेंगे? यूरिडीन को देके। एम फॉर मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। सो इट प्रेजेंट्स विद मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, इस कंडीशन की वजह से जो यूएमपी सिंथेज की डेफिशिएंसी है उसकी वजह से एनीमिया भी हो जाता है मेगैलोब्लास्टिक वाला। यूएम हो गया। पी से क्या है? प्लाज्मा में ऑल्दो अमोनिया का लेवल नॉर्मल रहता है, सो इट प्रेजेंट्स विद नॉर्मल प्लाज्मा अमोनिया। अमोनिया पे कोई इफेक्ट नहीं होता। ट्रीटमेंट यूरिडीन से मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया और प्लाज्मा अमोनिया इज नॉर्मल। और यूएमपी से यूएमपी सिंथेज एंजाइम भी याद आ जाएगी। इसकी डेफिशिएंसी है तो ऑरोटिक एसिड इंक्रीज हो रहा है और यूरिन में आ रहा है। तो और कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं? एडिनोसिन डीएमाइनेज, एडीए, जो प्यूरिन का सैल्वेज वाला पाथवे था उसमें एंजाइम है। तो एडीए की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी एडिनोसिन का अक्यूमुलेशन हो जाएगा। तो डीऑक्सी एडिनोसिन के अक्यूमुलेशन से क्या होगा कि लिम्फोसाइट्स डैमेज होने स्टार्ट हो जाएंगे। सो ये डीऑक्सी एडिनोसिन इट इज टॉक्सिक टू लिम्फोसाइट्स। तो डब्ल्यूबीसी अगर डैमेज हो जाएंगे तो इम्यूनिटी में प्रॉब्लम आएगी। तो इसकी वजह से सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी की काफ़ी टाइप के लिम्फोसाइट्स अफेक्ट हो रहे हैं। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो जाएगा प्रॉब्लम्स का। और एक सीवियर है, कोई काफ़ी खतरनाक सिचुएशन है, तो सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी SCID, इससे एडीए की डेफिशिएंसी से हो जाएगा। एडीए इज व्हाट? एडिनोसिन डीएमाइनेज एंजाइम। तो प्यूरिन्स और पिरामिडीन्स दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है? कि जो प्यूरिन है उसमें तो रिंग डायरेक्टली पीआरपीपी पर बन रही है, बट पिरामिडीन में मैंने बताया था कि पहले रिंग बनती है अलग से, फिर उसका अटैचमेंट होता है पीआरपीपी में। पीआरपीपी के ऊपर डायरेक्टली रिंग नहीं बन रही, बल्कि रिंग पहले से बन के उस पर बाद में अटैच हो रही है। कॉमन क्या है कि आईएमपी इज द सो डिफरेंस क्या है कि आईएमपी इज द फर्स्ट प्यूरिन का न्यूक्लियोटाइड और पिरामिडीन में पहला जो न्यूक्लियोटाइड बनता है इट इज यूएमपी। दोनों में ये है कि मोनो है, मोनोफॉस्फेट, बट अलग टाइप के। सो प्यूरिन का सैल्वेज पाथवे काफी इंपॉर्टेंट है, बट पिरामिडीन सैल्वेज कंपैरेटिवली लेस इंपॉर्टेंट है। तो प्यूरिन्स के डिग्रेडेशन से, प्यूरिन डिग्रेडेशन जब होता है तो यूरिक एसिड मैंने बताया था बनता है, बट पिरामिडीन्स डिग्रेड होके दो प्रोडक्ट्स बना रहे थे ना, वो बीटा वाले which were water soluble. So that's all for this video. Thank you.